हेलो बच्चों और दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। तो ये एक प्रॉब्लम है आइटा के ऊपर, जहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को आइटा के पावर में 574 से शुरू हो रहा है और 592 तक जा रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। यहाँ पर करते क्या है, आइटा के पावर में जो नंबर्स होते हैं ना, जो भी नंबर हो उसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये n है तो n को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे ही हम लोग n की जगह पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन है? 574। तो 574 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा पहले, तो 5 माइनस 4 1, फिर 17 कैरी करो, 4 4 जा 16, 7 कैरी करने से 7 माइनस 6 1, और फिर 4 को कैरी कर लो, और 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो ये जो 574 है इसे हम लोग रिप्लेस करेंगे रिमाइंडर से। तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? आई का स्क्वायर प्लस, अच्छा 574 को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। अगर 576 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 578 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2, 580 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0, और 582 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2। 584 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0, 586 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2, 588 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0, 590 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2, 592 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0। अब आइटा के पावर में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू 1 होगा, और जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू, आइटा आइटा को शॉर्ट में आई भी मैं कभी कभी आई कह लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ वहाँ वैल्यू -1 होगा। तो आइटा के पावर में 0 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, नीचे में -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1। अब अगर इसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो ये चारों कैंसिल, ये चारों कैंसिल, अब बचा हम लोगों के पास 1 और -1, और इसका जवाब हो जाएगा -1। 1 प्लस आई के पावर में होल 4 है और 1 माइनस आई का होल पावर 4 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि 1 प्लस आई का स्क्वायर जो होता है वो आता है 2i, और 1 माइनस आई का स्क्वायर होता है -2i, क्योंकि 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा इसको एक्सपेंड करने से। और अगर यहाँ पर पावर 4 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2i का स्क्वायर, और अगर इसे भी 4 कर ले तो ये भी -2i का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और i का स्क्वायर -1 होता है, तो मतलब -4। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और i का स्क्वायर -1 होगा, तो मतलब -4 यहाँ भी। तो ये भी -4 और ये भी -4, मतलब जवाब होगा -8। यहाँ पर आई स्क्वायर, आई के पावर में 4, आई के पावर में 6, इस तरीके से ये 2n+1 टर्म्स यहाँ पर दिए गए। अब 2n+1 है कि अगर n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो 2n+1 हम लोगों का आएगा 3, और अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2n+1 आएगा हम लोगों के पास 5, ठीक है। और अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो 2n+1 का वैल्यू हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2n+1 टर्म है ये ऑड वैल्यू है। 2n+1 क्या है? एक ऑड नंबर है। मतलब ये जो सीक्वेंस चल रहा है आइटा का, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स टाइम चल रहा है। मतलब नंबर ऑफ टर्म कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना हम लोगों को एक खास बात के ऊपर कि आइटा के पावर में जो वैल्यू दिया गया है वो सारा इवन वैल्यू है, और इवन नंबर में हम लोगों ने देखा था कि इवन के केस में अगर आइटा के पावर में इवन हो तो या तो वैल्यू 1 होगा या तो फिर -1 होगा। तो यहाँ पर जितने सारे नंबर्स हैं 6 तक तो दिख रहा है हम लोगों को, इसके बाद आइटा के पावर में 8 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 14, फिर 16, इस तरीके से पावर इंक्रीज करता जाएगा। अब जितने भी सारे आइटा लिखे जाएंगे इस सीक्वेंस में सबका वैल्यू या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वैल्यू किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा -1, इसके बाद i4 का वैल्यू होगा वो होगा 1, फिर i6 का वैल्यू -1, फिर इसके बाद जो i8 होगा उसका वैल्यू होगा 1, i10 का वैल्यू -1, i11 का वैल्यू +1, i13 का वैल्यू -1, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। नहीं, यहाँ पे क्या है? आई स्क्वायर -1, i4 +1, i6 -1, i8 +1, i10 -1, i12 +1, i14, ये 14 हुआ -1। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके बाद और भी होगा, ठीक है।
तो ध्यान ये देना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार होगा, तो जाहिर बात है ऑड बार होगा, या तो 3 बार होना चाहिए, तो 3 टर्म होना चाहिए, ये 3 होगा, या फिर 5 टर्म होना चाहिए, ये 5 होगा, या फिर 7 टर्म होना चाहिए, ये 7 होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 3 हुआ, 2 5 और 2 7। ऑड नंबर ही होना चाहिए, या तो फिर 9 टर्म होगा या फिर 11 टर्म होगा, इस तरीके से होना चाहिए। अब अगर इसे हम लोग कैंसिल करना शुरू करते हैं तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और एक -1 बच जाएगा। अगर आप 2 टर्म और ऐड करोगे तब भी एक -1 बचेगा, क्योंकि ये -1 जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं +1 और एक और -1, तो फिर ये -1 + 1 कैंसिल, एक और -1 बचेगा। मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बार अगर ये सीक्वेंस चल रहा है तो सारा पेयर कैंसिल होने के बाद एक -1 बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए पूरे सीक्वेंस का वैल्यू क्या होगा, -1। यहाँ पर 2n टर्म्स तक दिया गया कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार चल रहा है, 2n टर्म्स। तो अगर इसे हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू +1, -1 +1, -1 +1, इस तरीके से कितना हुआ, ऑड हुआ, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुआ। अगर हम लोग ऐड कर लेते और 2 टर्म को, -1 +1, तो कितना हुआ, टोटल 8 टर्म हो गया। क्योंकि 2n क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम लोगों को जितना भी नंबर्स यहाँ पे लिखना है वो इवन होना चाहिए। अब अगर गौर करेंगे यहाँ पर तो हर पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर इस तरह के केस में अगर सीक्वेंस दिया जाए आई के पावर में इवन नंबर और 2n टर्म्स, मतलब इवन टर्म्स हो, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 0। इसे देखो, इस प्रॉब्लम में आई के पावर में 5 6 7 8 9। पिछले क्लास मैंने बताया था कि अगर आई के पावर में जो वैल्यूज है अगर वो कंजिक्यूटिव वन एक एक करके इंक्रीज कर रहा है 1 by 1, तो हर 4 टर्म का वैल्यू का सम जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर i5 i6 i7 और i8 इन चारों का सम 0 होगा, या तो फिर i6 i7 i8 और i9 इनका सम 0 होगा। किसी भी 4 के सम को हम लोग 0 कर सकते हैं। तो मैं इन चारों को 0 कर देता हूँ और बचा मेरे पास i के पावर में 5 + 0 और 1 + i। ठीक है, i के पावर में जो 5 होता है अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इससे हम लोग सिंप्लीफाई करके i के पावर में 1 by 1 + i लिख लेते हैं, और इसे 1 - i से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद नीचे के आइटा को रिमूव करते हैं हम लोग, तो ऊपर में आएगा i - i² by 1 + 1 मतलब 2। तो ऊपर में हो जाएगा i, और i का स्क्वायर होता है -1 मतलब +1, i + 1/2, ये इसका जवाब होगा। i के पावर में 4n + 3 प्लस माइनस i के पावर में 8n - 3, नीचे में माइनस आइटा के पावर में 12n - 1 और माइनस आइटा के पावर में 2 - 16n, ये वैल्यू दिया गया। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि अगर i के पावर में 4n हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम में पहले इसे इंडिसेस के कंसेप्ट यूज करके ब्रेक कर लेते हैं। i के पावर में 4n इंटू आई के पावर में 3 प्लस माइनस आई के पावर में 8n इंटू माइनस आई के पावर में -3 माइनस आई के पावर में 12n और माइनस आई के पावर में -1 माइनस फिर आई के पावर में 2 और इंटू आई के पावर में -16n। ठीक है, अब पावर में +4n हो या -4n हो, दोनों का वैल्यू प्लस माइनस दोनों ही होने से वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, i के पावर में 4n क्या हो गया, 1, तो बचा i³। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा और -i³, इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1/-i का होल क्यूब। ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -i के पावर में -1, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/-i के पावर में 1 माइनस i² क्या होता है, ये -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, i के पावर में 16n, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं i³ क्या होता है, i³ होता है -i, और ये -i का क्यूब माइनस बाहर देगा और 1/-i और एक बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1/i + 1,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, माइनस आई स्क्वायर प्लस 1/i, और यहाँ पर -1 प्लस आई बाई आई, तो आई कैंसिल कर लेते हैं। और ऊपर में जो हम लोग को दिख रहा है आई स्क्वायर, वो -1 हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, तो 2/i-1। अगर इसे i+1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2i+1/2, और ये कैंसिल होने के -2 मिलेगा, ठीक है। आई स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हम लोग को -2 देगा, कैंसिल, मतलब जवाब होगा -1 प्लस आई के पावर में 4n+1 माइनस आई के पावर में 4n-1, आई के पावर 4n, इसे ब्रेक कर लेते हैं, आई के पावर में 1 माइनस आई के पावर में 4n, आई के पावर में -1/2, आई के पावर में जो 4n है वो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, आई माइनस आई के पावर में -1/2, ऊपर में हम लोग इसे ब्रेक करते हैं, आई -1/i/2, तो ये हो, इसका एलसीएम लेते हैं अगर ऊपर में हम लोग, तो आई स्क्वायर -1/i2, मतलब आई स्क्वायर -1/2i, आई स्क्वायर जो होता है वो होगा -1, तो -2/2i, 2 कैंसिल, अगर हम लोग i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2i/i², और आई स्क्वायर होता है -1, मतलब -2i/-1, माइनस माइनस कैंसिल, जवाब हुआ 2i। आई के पावर में n+1, ये 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई चल रहा है, तो इसका सम 0 होगा, ये याद रखना आप लोगों को। अब यहाँ पर 1 प्लस आई स्क्वायर, आई का पावर में 4, आई का पावर में 6, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है, आई के पावर में 2n। अब इसका जवाब क्या है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है हम लोगों को कि इस प्रॉब्लम में n को हम लोग क्या लेंगे, n इवन ही, n ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 2n है ये तो हमेशा इवन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये इस पावर में जो 2n है इसका वैल्यू 8 होगा कि 10 होगा कि 12 होगा कि 14 कि 50 या 100 या 200 या 1000 या 500, क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता, ठीक है, कुछ भी होगा लेकिन इवन होगा। अब यहाँ पर कितना सारा इवन है इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आई के पावर में 2n, मतलब n को हम लोग 8 पकड़ लेते हैं, तो ये वैल्यू होता है 1 प्लस आई स्क्वायर, i4, i6, और एक और ले लेते हैं i8, ठीक है। अब इसका वैल्यू 1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। लेकिन अगर i का पावर 10 भी होता, क्योंकि 2n का वैल्यू तो हमको नहीं पता ना, तो हम तो 10 भी सोच सकते हैं, तो हम लोग को एक -1 ऐड करने पड़ता, अब इसका वैल्यू 0 होता। लेकिन अगर i का पावर में 12 होता, एक और ऐड करते, तो फिर एक हम लोग को +1 फिर से मिलता हम लोग को, तो इसका जवाब होता 1। लेकिन अगर 14 भी होता तो एक -1 और आता, तो जवाब हो जाता 0। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इस सीक्वेंस का आंसर 0 होगा या 1 होगा ये हम लोग नहीं कह सकते, तो इस सीक्वेंस का आंसर या तो 0 या तो 1 होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन में आपको मिले आइदर 0 और 1, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो, अदरवाइज इसका जवाब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 प्लस आई के होल पावर में 6 और 1 माइनस आई के होल पावर में 6, इसको देखते हैं। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 प्लस आई का स्क्वायर जो होता है वो 2i होता है, और अगर इसे 6 करते हैं तो ये क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब तो 8 होता है, लेकिन i का क्यूब -i होता है, तो ये -8i हुआ। इसी तरीके से 1 माइनस आई का जो स्क्वायर होता है वो होता है -2i, और अगर इसे 6 कर लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और -3 माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, 2 का क्यूब 8 होता है और i का क्यूब -i होता है, तो ये +i हो जाएगा। तो ये वाले का जवाब होगा -8i, और इसका जवाब होगा +8i, तो मतलब टोटल आंसर क्या हुआ 0। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लोग कैसे पता करते हैं। देखो, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट हम लोग को निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर a प्लस आई बी है, तो इसे आपको लिखना है a माइनस आई बी,
अच्छा, z को क्या लिखेंगे, तो z को दिखाएंगे हम लोग z बार से, z के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं z बार। मतलब ये z बार कॉन्जुगेट हुआ z का। अगर इसी तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 3 माइनस 2i, तो इसका z1 का जो बार होगा और या कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 प्लस 2i। इसी तरीके से अगर z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस या -4i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z2 का बार वो बनेगा -3 प्लस 4i। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये है कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। अगर वो प्लस में है तो उसे माइनस लिख देना है, और अगर माइनस में है तो उसे प्लस लिख देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकलता कैसे है। हम लोग पता कैसे करते हैं कि ये कॉन्जुगेट है, या यूं कहे कि कॉन्जुगेट का बैकग्राउंड क्या है, कॉन्जुगेट एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ तो सिंपल हम लोगों ने देख लिया कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट ये आया कहाँ से, किस तरीके से ये होता है, इसके कंसेप्ट, इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक इमेजिनरी एक्सिस है और एक रियल एक्सिस है, ठीक है। ये रियल एक्सिस होता है जिसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे पहले, और यहाँ पर ये वाला लाइन ये होता है इमेजिनरी एक्सिस जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते थे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लेते हैं कि z इक्वल टू 3 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये 3 यहाँ पर कहीं पर होगा, क्योंकि 3 तो रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। तो 1 2 3 और 1 और 2, मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा इसे हम लोग 3,2 लिख सकते हैं या 3,2i लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस में 2 आएगा और रियल एक्सिस में 3 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ z, इसे हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं z इक्वल टू 3 प्लस 2i। अब क्या है ना कि इस z का हम लोग एक इमेज तैयार करेंगे, या यू कहे इसको रिफ्लेक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो जब रियल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू -1 होगा और ये वाला वैल्यू -2 होगा। तो जब नीचे आएंगे हम लोग इसका इमेज तैयार करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या होगा 3, -2। और जब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे z इक्वल टू 3 माइनस 2i। तो आज इसे दिखाएंगे हम लोग z बार से, क्योंकि इमेज दिखाने के लिए क्लास 10 में हम लोगों ने देखा है कि रिफ्लेक्शन चैप्टर में कि z डैश डैश वगैरह से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बार से दिखाएंगे। तो 3 माइनस 2i क्या हुआ, z का एक इमेज हुआ, z इक्वल टू 3 प्लस 2i का। तो इसे ही कहा जाता है कॉन्जुगेट, और आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इमेज है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होता है। और यहाँ पर मिरर का काम कौन करता है, मिरर का काम करता है रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज तैयार करते हैं तो उस इमेज को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट। आई होप के कंसेप्ट समझ में आ चुका है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो जाहिर बात है इसका जो z डैश या z बार होगा वो होगा a माइनस आई बी। अच्छा, किसी बच्चों ने ये सोचा कि सर अगर इसी का फिर से बार कर दिया जाए, चलो ठीक है। तो z बार का अगर हम लोग फिर से बार करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना पड़ेगा और वो हो जाएगा a प्लस आई बी। इसका मतलब z बार का बार अगर करते हैं तो हम लोग को वापस z मिलेगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ, आप लोग को याद करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं, 2 बार बार निकालते हैं, तो वापस हम लोगों को वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कि z इक्वल टू अगर z बार हो, ऐसा कब हो सकता है z इक्वल टू z बार। तो मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और z बार दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आई बी। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का कौन सा पार्ट आप लोगों को इक्वल दिख रहा है, यहाँ पर आई बी यहाँ पर प्लस में है और आई बी यहाँ पर माइनस में, मतलब ए दोनों का ए इक्वल है, ठीक है। और ए को हम लोग कहते हैं रियल, तो यहाँ भी ये भी रियल है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का ए इक्वल होना चाहिए और आई भी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आई भी अगर हुआ तो फिर दोनों इक्वल तो नहीं होगा।
क्या इसे इक्वल कह सकते हैं? जवाब है नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्लस आई बी है और ये माइनस आई बी है। मैं फिर से बात करता हूँ कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और z बार एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आई बी। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कह सकते हैं क्या? जवाब है नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई बी है और यहाँ पर माइनस आई बी है, तो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि इसका आई बी रिमूव कर दिया जाए और इसका भी आई बी रिमूव कर दिया जाए, मतलब z को सिर्फ ऐसे लिखा जाए z इक्वल टू ए, तो z बार इक्वल टू वो भी क्या होगा a। इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं ना कि z इक्वल टू z बार हो रहा है। तो z इक्वल टू z बार कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स नंबर z में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट हो। तो मतलब इफ z इक्वल टू z बार, अगर z और z बार इक्वल है तो हम लोग कहेंगे ना z इज प्योरली रियल, क्योंकि z एक प्योरली रियल होने से ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 के z इक्वल टू अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और इसका कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू a माइनस आई बी, तो क्या कोई बच्चा z इक्वल टू z बार लिख सकता है? जवाब है नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर a प्लस आई बी है और ये a माइनस आई बी है, तो दोनों तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कैसे लिख सकता है कोई? नहीं लिख सकता। चलो ठीक है, नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे। अब अगर बात है कि अगर ऐसा हो, इफ z इक्वल टू आई बी रहे सिर्फ, तो z बार इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? माइनस आई बी। अब यहाँ पर ये माइनस को छोड़ करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, z एक बार इक्वल टू, माइनस को छोड़ दो, आई बी के ऊपर ध्यान दो, आई बी का वैल्यू क्या है? z है, तो z बार इक्वल टू क्या हो गया? माइनस z। तो z बार इक्वल टू माइनस z कब आएगा? जब z में सिर्फ आई बी हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि z जो है इज प्योरली इमेजिनरी। z क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। नंबर 4, अगर ऐसा हो, या हम लोग कह सकते हैं कि एक z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z का जो रियल पार्ट है मतलब a, ये हमेशा, अगर z बार भी ले लेते हैं a माइनस आई बी, तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z बार, क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z ये हमेशा आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इसे हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, z प्लस z बार बाई 2। कैसे? अब इसका वैल्यू क्या होगा जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है a, रियल पार्ट ऑफ z मतलब होता है a, और रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब भी होता है a। अब इसका वैल्यू क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो, z कितना है? a प्लस आई बी है और z बार क्या है? a माइनस आई बी है बाई 2। अगर आई बी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग तो 2a बाई 2 मतलब a मिलेगा। मतलब इसका वैल्यू भी a है, इसका वैल्यू भी a है और इसका वैल्यू भी a हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z और z प्लस z बार बाई 2 ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज को आप लोगों को अच्छे से याद भी रखना है ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं आने वाले क्लास में, आने वाले वीडियो में, वहाँ ये सब प्रॉपर्टीज का हम लोग बहुत जोर से इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारा इस्तेमाल होगा इन सारे प्रॉपर्टीज का। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z वो हमेशा a होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z वो भी हमेशा a होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। और ये z प्लस z बार बाई 2 इसका वैल्यू भी a आया, तो मतलब तीनों आपस में इक्वल है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 4 हो गया ना, चलो 5। तो अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार होगा a माइनस आई बी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। ठीक, अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि z माइनस z बार बाई 2i इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो रहा है जरा देखते हैं। तो ये a प्लस आई बी फिर माइनस a माइनस आई बी, क्योंकि z बार का वैल्यू तो a माइनस आई बी है, डिवाइडेड बाई 2i। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या होगा? a और a कैंसिल होने के बाद 2ib
2i भी बचेगा और नीचे 2i है, और ये 2i कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, b। और b क्या है, b कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दिस इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होता है z माइनस जेड बार बाय 2i। और अभी भी पीछे हम लोगों ने देखा कि रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ये बराबर होता है z प्लस जेड बार बाय 2, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के केस में मामला चेंज हुआ, z माइनस जेड बार बाय 2i। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में देखते हैं कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को ऐड कर दिया गया, दोनों का सम z1 प्लस z2 होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2। अब इनके सम का अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं हम लोग, तो ये कॉन्जुगेट इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम का। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि z1 है 3 प्लस 2i और z2 है 2 प्लस 3i ले लेते हैं। चलो, अब अगर इन दोनों का सम करते हैं हम लोग, तो z1 प्लस z2 ये कितना आएगा, 5 प्लस 5i आएगा। ठीक है, अगर इनका कॉन्जुगेट निकालते हैं z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5i। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को मिला 5 माइनस 5i। ठीक है, अच्छा, अब z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2i और z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 3i। अगर इन दोनों का सम करते तो 5 माइनस 5i आता है, तो ये वाला वैल्यू होगा 5 माइनस 5i। तो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो रहा। तो आपको याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट इक्वल होता है उनके कॉन्जुगेट के सम का। ठीक है, याद रहेगा, आसान बात है। नेक्स्ट नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 नंबर में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंस का कॉन्जुगेट, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस अगर निकालते हैं और उसका कॉन्जुगेट करते हैं, तो ये कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 के कॉन्जुगेट का माइनस z2 के कॉन्जुगेट का। इसे भी देख लेते हैं, मान लेते हैं कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस i और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2i। तो इनका डिफरेंस जो होगा z1 माइनस z2, तो ये अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को मिलेगा -2 माइनस i। ठीक है, यही मिलेगा। अच्छा, डिफरेंस कर लिया, अब इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट जो होगा ये बनेगा -2 प्लस i। ठीक, यहाँ पर z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस i। z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2i। अब इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस i, z2 का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2i। सॉरी, डिफरेंस करना ना, तो z1 माइनस z2 का अगर डिफरेंस करते हैं तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस i प्लस 2i माइनस हाँ प्लस i। ठीक, तो ये क्या हुआ, -2 प्लस i। तो इसका वैल्यू भी -2 प्लस i आया और इक्वल टू इसका वैल्यू भी -2 प्लस i आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का कॉन्जुगेट इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के डिफरेंस का। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में आते हैं हम लोग। z1 और z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो वो इक्वल होगा z1 के कॉन्जुगेट का इनटू z2 के कॉन्जुगेट का। मतलब कि प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट बराबर होगा कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट का। इसी तरीके से नंबर 9 में अगर हम लोग डिवीजन के बारे में बात करें, तो z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो इक्वल होगा z1 के कॉन्जुगेट का डिवाइडेड बाई z2 के कॉन्जुगेट का। ठीक है, नंबर 9 हो चुका। नंबर 10 में हम लोग देखते हैं, नंबर 10 थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा कि z1 और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर z1 और z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं z1 के कॉन्जुगेट को z2 के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई से, z2 के मल्टीप्लाई से, मतलब z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z2 का बार z1 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ लिखा, फिर z1 के बार को z2 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का सम जो होगा ये हमेशा इक्वल आएगा टू रियल पार्ट
ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 का बार इंटू Z2। तो ये इन दोनों का सम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 के। और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये नंबर 10 हुआ। 11 नंबर प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, कुछ वैल्यूज लेके आप लोग वेरीफाई कर लेना, ये पूरी वेरीफाई हो जाएगा। नंबर 10 हो चुका है, 11 में आते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रॉपर्टीज में है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका पावर में है n, तो अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये इक्वल होगा कि अगर z का कॉन्जुगेट निकाल के उसके पावर में n दिया जाए, दोनों वैल्यू इक्वल होगा आपस में हमेशा। और नंबर 12 में है कि इफ अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोग दिखाते हैं fz1 से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है जैसे कि होता है ना fx इक्वल टू 2x, इसी तरीके से z इक्वल टू fz1 रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट करेंगे, z का कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये इक्वल होगा fz1 के कॉन्जुगेट का। मतलब इसका कॉन्जुगेट अगर करोगे तो इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है जो कॉन्जुगेट के बेस के ऊपर था, कॉन्जुगेट के कंसेप्ट के ऊपर था। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को करना है, ध्यान आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के एक वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ आयटा के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और कॉन्जुगेट के कंसेप्ट को समझा है और उस कंसेप्ट के कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह को देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और भी आगे बहुत सारी बातें हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।